हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग पोषक तत्वों के कार्य पढ़ रहे हैं और इसी कड़ी के अंदर आज हम कुछ सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं उनके कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला जो हमारा एलिमेंट है वो है वेनेडियम। ठीक है, मात्रा के हिसाब से देखें तो वेनेडियम की बहुत ही सूक्ष्म मात्रा जो है वो पादपों में पाई जाती है, लेकिन अगर इसके कार्यों को देखें तो कार्य जो हैं इसके वो इम्पोर्टेंट भी हैं और अभी तक जो इसके कार्य हैं उनके बारे में ज़्यादा रिसर्च भी नहीं हुई है। कुछ इसके कार्य जो हैं वो देखिए, हरी एल्गी के लिए आवश्यक है। एल्गी एक ऐसा पौधा है जो कि जल के अंदर पाया जाता है ना। जल में हमने देखा होगा ग्रीन कलर की एल्गी जमा हो जाती है, तो वो है। तो एल्गी, हरी एल्गी के लिए ये एक आवश्यक एलिमेंट होता है जो कि उसके वृद्धि में और उसके पोषण में सहायक होता है। फिर अगर दूसरे कार्य की बात करूं तो एजोटोबैक्टर जो नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु जो कि पादपों की जड़ों में पाया जाता है, उसके पोषण में इसका जो है वो योगदान होता है। एस्पैरागस, चावल, जौ और मक्का, इनकी वृद्धि के अंदर भी ये सहायक होता है। यानी कि वेनेडियम जो है इन पादपों की वृद्धि, इनके अंदर फलों के आकार, फलों के अंदर जो है उसमें फलों के अंदर जो संचित पदार्थ है उसकी मात्रा और बाकी इसके अंदर पौधे की जो ऊंचाई है ना, उसके अंदर पत्तियों का रंग जो है, इन चीजों को प्रभावित करता है। ऑक्सीकरण अपचयन जो है पादपीय श्वसन के अंदर एक आवश्यक क्रिया होती है। ठीक है, पादप में अगर श्वसन होता है तो वो ऑक्सीकरण और अपचयन के कारण ही संभव होता है, तो उसके अंदर भी वेनेडियम जो है वो एक सहायक रोल दिखाता है। फिर इसके बाद में अगर हम सेकंड एलिमेंट की बात करें तो सेकंड एलिमेंट हमारा है सोडियम। सोडियम जो है एक वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, जब अपन इसके कार्य को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में इसके बिना जो है पौधे का एक निर्माण जो है वो रुक सकता है। तो सबसे पहले चुकंदर के सूखे के प्रतिरोध में वृद्धि है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पर्टिकुलर एक विशिष्ट कार्य है चुकंदर के पौधे में इसका। चुकंदर के पौधे में अगर सोडियम की कमी हो जाती है तो सूखे को प्रतिरोध यानी कि सूखे का प्रतिरोध करने में ये पादप जो है वो नाकामयाब हो जाते हैं। तो सोडियम की मात्रा जो है वो वास्तव में सूखे के प्रतिरोध में वृद्धि करती है, खास करके चुकंदर के लिए। पौधे की जल ग्रहण क्षमता को बढ़ाता है, तो पादप की जल ग्रहण क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। ऑक्सैलिक अम्ल के संचयन को प्रभावित करता है। ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल जो है वास्तव में पादप के अंदर जितना ज्यादा संचित होगा उससे पादप के अंदर जो उसकी दृढ़ता है वो बढ़ती है। ठीक है, पादप की दृढ़ता बढ़ती है, जो कि अगर ज्यादा मात्रा में हो तो वो पादप के लिए नुकसानदायक भी होती है। ठीक है, पादप का जो तना है उसका कोमल होना भी जरूरी है और दृढ़ होना भी जरूरी है। अगर वो ज्यादा दृढ़ हो जाएगा तो भी उसके लिए वो फायदेमंद नहीं है, और ज्यादा कोमल हो जाएगा तो भी फायदेमंद नहीं है, क्योंकि वो सीधा फिर खड़ा नहीं रह पाएगा, भूमि में गिर जाएगा। तो ऑक्सैलिक अम्ल जो है उसके संचय को ये नियंत्रित करता है। स्टोमेटा को खोलने में सहायक है। ये मैं कार्य आपको बता रहा था जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है। स्टोमेटा बायोलॉजी में आप पढ़ते हो, वनस्पति विज्ञान के अंदर स्टोमेटा जो है वो रंध्र को कहा जाता है, जो कि पत्ती के ऊपर पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो बहुत ही जो है उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा पत्ती में जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसमें भी स्टोमेटा जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो स्टोमेटा को खोलने के लिए जो सहायक एलिमेंट है वो कौन है? सोडियम। तो स्टोमेटा अगर ज्यादा देर तक बंद रहेंगे तो भी पादप की क्रिया जो है वो प्रभावित होगी, और अगर वो ज्यादा देर तक खुले रहेंगे तो वाष्पोत्सर्जन की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना, पत्तियों में से जल की मात्रा ज्यादा निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए सोडियम एक वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है स्टोमेटा के लिए, क्योंकि ये उनके खुलने की प्रक्रिया
क्रिया को प्रभावित करता है। ठीक है भाई। नाइट्रेट रिडक्टेज की क्रिया का नियंत्रण भी जो है वो सोडियम के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये दो एलिमेंट हो गए हैं, दो एलिमेंट अपने और रह गए हैं, एक रह गया है सिलिकॉन और एक रह गया है निकल। तो इनको और पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो देखो बच्चों, दो एलिमेंट जो हमारे रह गए हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ये दो एलिमेंट कौन कौन से हैं? वो सिलिकॉन है और एक है निकल। ठीक है, तो इनके कार्य क्या क्या हैं देखिए। सिलिकॉन जो है वो कोशिका भित्ति की संरचना के अंदर सहायक होता है, यानी कि कोशिका भित्ति की जो संरचना है वो बनाने में, कोशिका भित्ति को बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोशिका भित्ति में फिर इसका योगदान है क्या? तो वो दूसरी लाइन में कंफर्म है कि एपिडर्मल और वस्कुलर ऊतक जो हैं उनको ये शक्ति प्रदान करता है। एक्चुअल में चाहे मनुष्य की त्वचा हो चाहे किसी जंतु की त्वचा हो, जब कोशिका बनती है तो कोशिका की जो बाह्य झिल्ली है वो मिलकर एपिडर्मल और वस्कुलर ऊतक बनाते हैं। ये तो हम जानते हैं कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। तो जो एपिडर्मल और वस्कुलर ऊतक बनते हैं उनको ये दृढ़ता प्रदान करता है ताकि वो एक सुदृढ़ जो है वो वाल का या एक दीवार का निर्माण कर पाए। कोशिका से जल की हानि को रोकता है, क्योंकि इसकी वजह से वस्कुलर ऊतक और एपिडर्मल ऊतक जो है वो दृढ़ हो जाएंगे तो जल की हानि जो है वो कम होगी। तो सिलिकॉन से कोशिका से जल की हानि जो है वो कम होती है, ये भी ध्यान रखना है। गन्ने में शर्करा की मात्रा जो है वो इसकी उपस्थिति से बढ़ जाती है, सिलिकॉन की उपस्थिति से बढ़ जाती है। मैग्नीज और फेरिक, ठीक है, Mn+2 और Fe+3 इनकी सांद्रता, वैसे तो ये दोनों ही एलिमेंट ऐसे हैं जो पादप की वृद्धि में सहायक होते हैं और ये पादप के गुणों को प्रभावित करते हैं, पादप के लिए एक आवश्यक एलिमेंट है दोनों। लेकिन अगर इनकी मात्रा बढ़ जाए, Mn+2 और Fe+3 की मात्रा बढ़ जाए तो उससे क्या होता है कि पादप के अंदर विषैला प्रभाव बढ़ता है, ठीक है, उत्पन्न होने लगता है। जैसा कि आपको याद होगा, हमने नाइट्रोजन में पढ़ा था कि नाइट्रोजन वैसे तो अति आवश्यक एलिमेंट है, नाइट्रोजन की अनुपस्थिति से पादप जो है वो जिंदा नहीं रह पाता। लेकिन अगर नाइट्रोजन की अधिकता हो जाए किसी पादप में तो वो अपना विषैला प्रभाव दर्शाने लगती है और पादप के लिए वो नुकसानदायक हो जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से मैंगनीज और Fe आयरन जो है वो दोनों ही जो है आवश्यक एलिमेंट है। लेकिन अगर हम बात करें इनकी सांद्रताओं की, तो अगर इनकी सांद्रताएं ज्यादा हो जाएं तो फिर ये विषैला प्रभाव जो है वो उत्पन्न करते हैं। इनके विषैले प्रभाव को कौन कम करता है? सिलिकॉन, ठीक है, एरो नीचे की ओर, इसका मतलब कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Mn और Fe के विषैले प्रभाव को सिलिकॉन जो है वो घटा देता है। धान की उपज जो है उसकी मात्रा को बढ़ाता है, सिलिकॉन जो है धान की उपज की मात्रा को बढ़ा देता है। इसका मतलब कि जो है धान की उपज के अंदर उसकी लंबाई और उसके ऊपर लगने वाले दानों की मात्रा जो है वो सिलिकॉन की उपस्थिति से बढ़ाई जा सकती है। फिर उसके बाद में लास्ट एलिमेंट आता है निकल। निकल जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में एक सहायक एलिमेंट है। दानों, फलों और सब्जियों में ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। एक चीज मैं और बता दूं कि निकल की जो उपलब्धता है वो किसी भी पादप को भूमि से होती है, ठीक है। तो ये भूमि के द्वारा, या मृदा हम लिख लेते हैं, मृदा के द्वारा उपलब्ध भूमि के द्वारा उपलब्ध होता है। हार्मोन, लिपिड्स और कोशिका भित्ति, इन तीनों के निर्माण के अंदर निकल जो है वो सहायक होता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। ये दोनों के दोनों एलिमेंट जो हैं इनके कार्य मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब एक बात आपने ध्यान से सुनो भाई, जितने एलिमेंट हमने आज पढ़े हैं आज तक, ठीक है, मेरे ख्याल से लगभग 15-20 एलिमेंट हो गए होंगे। सारे के सारे एलिमेंट जो हैं इनके कार्य मैंने आपको पढ़ा दिए हैं कि इनके कार्य क्या है। अब अगर इन तत्वों की किसी पादप में कमी हो जाए तो जो जो कार्य ये करते थे वो कार्य क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे, अगर इनकी कमी हो जाए।
तो फिर अगर इनकी कमियों को पढ़ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके कार्यों को पढ़ना पड़ेगा। तो आपकी बुक के हिसाब से अगला टॉपिक है कि तत्वों की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं या कमी से कौन कौन से लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक जाएगा, एक बार मैं इसको नहीं पढ़ा रहा, मैंने आपको कार्य पढ़ा दिए हैं। उन कार्य के अंदर ही जिस चीज से जो कार्य वो है उस एलिमेंट की कमी से वो कार्य रुक जाएगा तो वो उसकी कमी का लक्षण हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं कि नाइट्रोजन की उपस्थिति से पत्तियां जो हैं वो हरी हो जाती हैं, उनका रंग हरा हो जाता है। तो नाइट्रोजन की उपस्थिति से क्या हो जाएगा, पत्तियों का रंग जो है वो पीला हो जाएगा। समझ में आई ना बात? तो इस तरीके से आपने कमियां जो है वो अपने आप याद करनी है। कार्य मैंने आपको इनके बता दिए हैं, कार्यों का उल्टा कर लेना तो कमियां हो जाएंगी। ठीक है ना, ये आपको याद कर लेना है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो कार्य हमने पढ़ लिए हैं, कमियां आपने खुद ने इसके अंदर पढ़ लेनी है। ठीक है, निकल की जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, निकल की कमी से होने वाले प्रभाव कौन कौन से हैं। तो N2 स्थिरीकरण जो है वो उसमें कमी आ जाएगी। दालों फलों और सब्जियों के अंदर निकल की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी, जिससे इनकी पौष्टिकता कम हो जाएगी। हार्मोन, लिपिड और कोशिका भित्ति निर्माण में सहायक है, तो अगर निकल कम हो गया तो हार्मोन्स, लिपिड और कोशिका भित्ति का निर्माण जो है वो रुक जाएगा या फिर मंद हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। भूमि के द्वारा उपलब्ध होता है, इसका कार्य है ही नहीं, वो तो उपलब्धता की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप इसके कार्य हमने पढ़ लिए तो इसकी कमियां भी अपन पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये सारा आपको अपने आप कर लेना है। ठीक है भाई, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोषक तत्वों के पादप द्वारा अधिग्रहण की क्रिया। ठीक है, हमने इस लेसन में सबसे पहले क्या पढ़े थे, पोषक तत्व पढ़े थे कि कौन कौन से हैं। फिर पोषक तत्वों के बाद में हमने उन पोषक तत्वों के कार्य पढ़े कि वो कार्य क्या क्या करते हैं। फिर उन कार्यों के आधार पर ही हमने उसकी कमियों को पढ़ना है कि पोषक तत्वों की कमी से होने वाले लक्षण कौन कौन से हैं या कमी से क्या क्या प्रभाव पैदा होता है। तो ये तो एक टॉपिक हो गया। अब हम बात करेंगे कि पोषक तत्व अगर भूमि के अंदर उपस्थित हैं, मृदा में उपस्थित हैं, तो फिर वो पौधे के अंदर किस प्रकार से जाते हैं और पौधे में किस प्रकार से उनका गमन होता है या पौधे को किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अब टॉपिक है पोषक तत्वों के पादप द्वारा, यानी पादप किस प्रकार से उसको अधिग्रहण करेंगे उसका, और उसकी क्रिया विधि क्या है। ठीक, क्रिया विधि की अगर मैं बात करूं तो 4 स्टेप इसके होते हैं। 4 स्टेप में एक मृदा से एक पोषक तत्व निकलकर पादप के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया एक 100 फुट लंबा पेड़ है, तो उस पेड़ की जो सबसे ऊपर की पत्ती होगी उस पत्ती में भी पोषक तत्व पहुंचेंगे। तो वो पोषक तत्व किस प्रकार से वहां 100 फुट ऊपर पहुंच गया मृदा में से, इसको हमने पढ़ना है कि ये क्रिया विधि जो कैसे संपन्न होती है। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है मृदा ठोस कणों से विलयन प्रवस्था में आयनों का स्थानांतरण। एक्चुअल में क्या है कि मृदा में जो पोषक तत्वों के कण हैं वो सबसे पहले ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, ठोस अवस्था में होते हैं। जैसे कि आप अपन नॉर्मल जनरल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, जैसे ये कॉपर है, कॉपर तो ये ठोस अवस्था में है। जैसे ही ये क्या होगा, आयनिक अवस्था में बदलेगा तो ये क्या आ जाएगा, लिक्विड अवस्था में आ जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। ठीक है ना, NaCl है, जैसे नमक जो होता है वो ठोस अवस्था में है ना, क्रिस्टल है उसके छोटे छोटे। लेकिन जैसे ही NaCl को अपन क्या करते हैं, पानी में डालते हैं तो Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, यानी कि वो Na+ और Cl- में बदल गया। Na+ और Cl- में बदला तो वो द्रव अवस्था में आ गया। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है कि मृदा ठोस कणों से विलयन प्रवस्था में आयनों का स्थानांतरण, यानी कि ठोस कणों से वो किस अवस्था में बदल जाते हैं, आयनिक अवस्था में बदल जाते हैं, और अवस्था उसकी क्या हो जाती है, विलयन अवस्था हो जाती है।
ठीक। मृदा घोल से जड़ पृष्ठ तक आयनों का स्थानांतरण। अब आयन जो है वो द्रव अवस्था में आ चुके हैं, अब वो आयन क्या करेंगे, जड़ तक पहुंचेंगे, जड़ जो पौधे की जड़ है वहां पहुंचेंगे। पृष्ठ का मतलब होता है जड़ की सतह, ऊपर की जो सतह है उस सतह तक वो आयन पहुंचते हैं। क्लियर? तो जड़ की सतह तक पहुंचेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, जड़ के अंदर आयनों का प्रवेश। ठीक है, तो जड़ के अंदर आयनों का प्रवेश जो है, क्योंकि जड़ जो है वास्तव में कोशिकाओं से बनी हुई है, कोशिकाओं से मिलकर कोशिका उत्तक बनते हैं, उन उत्तकों से मिलकर जड़ बनती है। ठीक, तो मान लेते हैं कि अगर ये जड़ है, इस प्रकार से ये जड़ है, तो इस जड़ की इन कोशिकाओं के अंदर इन आयनों का प्रवेश होगा थर्ड स्टेप में। क्लियर है? इन आयनों का प्रवेश होगा, तो ये आयन इस जड़ में प्रवेश करेंगे। जब ये आयन इस जड़ में प्रवेश करेंगे तो फिर क्या होगा, जड़ से तने एवं पत्तियों तक आयनों का स्थानांतरण होगा। यानी कि इस जड़ से, जैसे कि अगर हमने जो है एक ये पेड़ है मान लेते हैं, ये इसकी जड़ें हैं, तो इन जड़ों तक सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले पहला स्टेप होगा मृदा ठोस कणों से विलीन प्रवस्था में आयनों का स्थानांतरण होगा। ये मृदा है यहाँ पर, ठीक है, ये सारी मृदा है। फिर मृदा घोल से जड़ के पृष्ठ तक, यानी कि जो जड़ है उसकी सतह तक वो आयन जो है वो पहुंचेगा। फिर जड़ के अंदर आयनों का प्रवेश होगा, यानी कोशिका भित्ति में से प्रवेश करके और वो कोशिकाओं के अंदर पहुंच जाएंगे। फिर जड़ से तने एवं पत्तियों तक, ये फिर तना है, इस तने की और फिर आगे जाके जो इस पेड़ की पत्तियां हैं, उस पेड़ की पत्तियों तक ये जो पोषक तत्व हैं वो पहुंचते हैं। तो इस 4 स्टेप में जो है वो ये क्रिया होती है। लेकिन ये क्रिया मैंने आपको सिर्फ हेडिंग बताई है, आगे तो अपने को इनको पढ़ना है। स्थानांतरण वाला जो पॉइंट है इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। फिर मृदा घोल से जड़ पृष्ठ तक आयनों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। ठीक है, जड़ के अंदर आयनों का प्रवेश, इसको हम अवशोषण भी बोल सकते हैं। तो अवशोषण भी 2 प्रकार का, निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय अवशोषण होता है। और जड़ से तने तक पत्तियों का स्थानांतरण जो है वो भी किस प्रकार से होता है। तो ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे कि किस प्रकार से ये होती है। ये सिर्फ हेडिंग आपको मैंने बताई है, हेडिंग क्या है। ठीक है भाई, तो ये हमारी क्रिया विधि जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और पोषक तत्वों के कार्य और उनकी कमियां जो है वो मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ कि वो आपने खुद ने उनको पढ़ना है। कार्यों का रिवर्स